हेलो एवरीवन, राम राम सभी को। देखो, हम लोगों ने पिछले टर्म पे मॉक टेस्ट 13 का सॉल्यूशन कर लिया था। आज मैं आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूँ जो यूपीएसआई के एग्जाम में आए हुए हैं, जिसमें कुछ मैथ्स के और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे कि ये आपके प्रीवियस ईयर है, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि एग्जाम का पैटर्न हमारा कैसा आया था। ठीक है, और हमें अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनानी चाहिए कि जिससे हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो पाए। ठीक है ना, तो आपको इसके अंतर्गत देख लेना है कि हमारे क्वेश्चन किस पैटर्न पे आ रहे हैं, या कितना आया है, कितने हाई लेवल के आए हुए हैं या कितने लो लेवल के आए हुए हैं। तो हम उसी स्ट्रेटजी के साथ काम करेंगे तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है ना, और अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि कल से देखो आप लोगों की लाइव क्लासेस होगी जो नंबर सिस्टम से मैं स्टार्ट करूँगा। ठीक है, जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में सब कुछ जानेंगे। ठीक है, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं आपके यूपीएसआई और कांस्टेबल को देखते हुए वो सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल बेस में समझेंगे। ठीक है, जो इसकी क्लास की टाइमिंग होगी समथिंग मैं सोच रहा हूँ 7 8 बजे के आसपास रखेंगे क्लास की इवनिंग में टाइमिंग, जिससे आप लोग सब लोग पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए अपने सेशन पे चलते हैं कि सॉल्यूशन। देखो, पहला क्लास हमसे कह रहा है कि 50 ओवर के एक दिवसीय मैच में टीम पी ने एक पारी में प्रति ओवर 6.1 की दर से रन बनाया। क्यू टीम खेल रही है और वह 10 ओवर बचे हैं तथा मैच को टाई करने के लिए आवश्यक रन रेट 6.5 ओवर है, तो टीम क्यू का स्कोर अभी क्या है। ठीक है, देखो अगर हमने कहा 50 मैचों का एक दिवसीय मैच है और इसने प्रति ओवर की दर से 6.1 की दर से रन बनाए, तो इसके टोटल रन होंगे हमारे 5 इंटू 61, ये हो जाएगा आपका 305। यानी कि टीम पी का जो टोटल स्कोर होगा वो कितना होगा 305 रन। ठीक है, नेक्स्ट में हमसे कह रहे हैं क्यू टीम खेल रही है और 10 ओवर बचे हैं, तो कितने ओवर खेल चुकी है 40। और अगर हम देखें तो इन 10 ओवर में जो इसका रिक्वायर्ड रन रेट है वो कितना है 6.5। तो अभी उसे जीतने के लिए कितने रन बनाने की आवश्यकता है, कितने रन बनाने की आवश्यकता है 65 रन। तो हमसे कह रहा है क्यू का स्कोर कितना है। अब यहाँ पे जीतना नहीं है, मैच को क्या करना है टाई करना है। अगर मैच को टाई करना है तो सेम बराबर स्कोर बनाना पड़ेगा, और अगर बराबर स्कोर देखेंगे तो अगर हम यहाँ देखें तो 305 स्कोर में मैच टाई हो जाएगा। हम 65 बना चुके हैं, तो 305 माइनस 65 अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट कर दें तो अभी उसका क्यू का स्कोर 240 रन होगा। ठीक है, कि हमारे पास अभी 65 रनों की प्रति ओवर की दर से बनाएगा तो मैच टाई हो जाएंगे, तो उसका स्कोर कितना होगा 240। नेक्स्ट पे देखो, ये डीआई का क्वेश्चन दिया गया है कि हमें यहाँ पे दे रहा है कि 1992 में वर्षाकालीन मौसम में सड़क दुर्घटना में मृतकों की संख्या के दंड आरेख दिए गए हैं जो दर्शाया गया है, सावधानी पूर्वक अध्ययन करना है। ठीक है, जैसे अगर हम देखें तो ये सप्ताह बाय सप्ताह दे रहा है कि जून की प्रथम सप्ताह, द्वितीय सप्ताह, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और सिक्स सप्ताह की बात कर रहा है। और मृतकों की संख्या ये है कि 140 142 ऐसे करके दे रखी है। क्वेश्चन आसान सा है, देख लेते हैं। हमसे कह रहा है कि कौन से दो क्रमिक सप्ताहों के बीच मौतों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट आई है। अधिक गिरावट की मतलब दंड आरेख सबसे हाई से सबसे लो कहाँ पे हो गया। अगर हम देखें तो सबसे हाई ये था और सबसे लो कहाँ हो गया ये, तो हम कहेंगे इस सप्ताह में मौतों की संख्या में सबसे कम क्या हुई है, सबसे अधिक गिरावट आई है। तो ये होगा 7 जुलाई से 14 जुलाई के मध्य, पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पढ़ो, निम्न में से दो क्रमिक सप्ताहों के बीच मौतों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। अब वृद्धि हुई है, सेम बात, सबसे कम से अधिक, लेकिन ये गिरावट हुई थी, ये अधिक होगा। कहाँ से 142 से लेके 180 तक। तो हमारा ये सप्ताह हो जाएगा 30 जून से 7 जुलाई, 30 जून से 7 जुलाई, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो। देखो इसमें हमें पेन भी नहीं चलाना, प्लस सिर्फ डाटा देख के ही हमें आंसर दे देना। नेक्स्ट पे देखो, हमसे कह रहे हैं रमेश और सुरेश की आयु का वर्तमान अनुपात 2:3 है। रमेश सुरेश से 6 वर्ष छोटा है, तदनुसार 6 वर्षों बाद रमेश और सुरेश की आयु का अनुपात कितना होगा। देखो अगर हम यहाँ देखें तो ये इससे कितने यूनिट छोटा है, अगर कितने यूनिट छोटे की बात करेंगे तो ये इसका अनुपात 2:3 है। तो रमेश अगर देखें 2 यूनिट है, सुरेश 3 यूनिट है। तो अगर यूनिट पे डिफरेंस की बात करेंगे तो 1 यूनिट का डिफरेंस हो, और 1 यूनिट हमें पता है कितने वर्ष के बराबर है 6 के।
क्लियर ना। तो 1 यूनिट 6 के बराबर, तो जो ये व्यक्ति है ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 6 और ये व्यक्ति हो जाएगा मल्टीप्लाई 6, तो ये हो जाएगा 12 वर्ष का और ये हो जाएगा 18 वर्ष का। कितने वर्ष बाद कह रहा है? 6 वर्षों बाद। ये वर्तमान की हो गई 6 वर्ष बाद, इसमें 6 जोड़ दो तो ये 18 का हो गया, इसमें 6 जोड़ दो ये कितने का हो गया? 24 का हो गया। दोनों के बीच अनुपात 18:24, घटाएंगे 3:4। ठीक है, 3:4। बात समझ में आ गई? क्लियर ना। अब अगर ऐसे क्वेश्चन आया करें तो देखो यहाँ पे डिफरेंस कैसा है, 6 वर्ष छोटा, जो बढ़ेगा वो इक्वल रेशियो में बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस देखो 1 यूनिट, तो जो जितने भी इक्वल डिफरेंस की वैल्यू होगी वो 1 यूनिट के बराबर होगी। तो अनुपात की बात बढ़ाएंगे तो इसको बराबर कर दो, 1 इसमें बढ़ा दो 1 यूनिट, क्योंकि डिफरेंस कितने यूनिट का है? 1 यूनिट का। तो 2 बनेगा 3 और 3 बनेगा 4। आसान सा हमें 3:4 आंसर मिलेगा। नेक्स्ट देखो हमसे कह रहे हैं 40 रुपये प्रति किलोग्राम दर से मिलने वाली चीनी तथा 23.8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मिलने वाली चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि ताकि मिश्रण का मूल्य 25.5। आसान सा एलिगेशन है, लगा दो। 40 है, 23.8 है और मिश्रण का मूल्य आपको दिया गया 25.5। घटा दो, ठीक है, इस चीज़ को घटाओ तो ये कितना हो जाएगा? 25, 15, 14.5 और इसी इसको घटाओ तो ये हो जाएगा आपका 15 में से 8 गए, 7 बचा, 24 में 1.7। दशमलव हटा दो, देखो किसी से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, किसी से नहीं कट रहा है, तो बस यही आंसर 17:135। ठीक। नेक्स्ट देखो कह रहा है एक व्यक्ति में एक परीक्षा में गोपाल ने आशा से 15% अधिक अंक प्राप्त किए और आशा ने सचिन से 10% अधिक अंक प्राप्त किए, तो गोपाल ने सचिन से कितने % अधिक अंक प्राप्त किए? ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आय एक्सपेंड पे लेके आय पे आएंगे, अंकों में आएंगे, आयु पे आएंगे, ठीक है ना, इनकम पे आएंगे, ऐसे करके इनको सबको लाइन मेथड में बनाना है। जैसे हमसे कह रहा है कि गोपाल ने आशा, पहले गोपाल लिख लो, गोपाल ने आशा से कितने % अधिक? 15% अधिक अंक प्राप्त किए। क्लियर। और दूसरे में हमसे कह रहा है कि आशा ने सचिन से 10% अधिक अंक प्राप्त किए। किसने? सचिन। एरो देखा करो किस साइड से आए, एरो अगर हम देखें तो इधर से आए, यहीं पे 100 मान लो, ये 100, ये 110 और 110 का अगर हम 15% बढ़ाएंगे तो 16.5, ठीक है, और 16.5 की वृद्धि कर दो तो 126.5 या 115% निकाल दो, ठीक है, या 15% इसका निकालेंगे तो 11 हो गया, 11 का आधा 55 यानी 5.5, 11 और 5.5 मिलके कितना बनाएगा? 16.5, 110 में 16.5 जोड़ दो। अब हमसे कह रहा है कि गोपाल ने सचिन से कितने % अधिक अंक प्राप्त किए? हम कहेंगे 26.5, वही आंसर है, 26.5% अंक। क्लियर ना। एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 25 पेन की दर से कुछ पेन खरीदे और 1 रुपये में 20 पेन की दर से बेच दिए, ठीक है, तो उसका लाभ कितने % होगा? ठीक। ऐसे सवालों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमसे कह रहा है 1 रुपये में 25 पेन की दर से खरीदे, उसने 25 ही नहीं खरीदे, 25 की दर से खरीदे, ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो 25 पेनों का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितने रुपए होगा? 1 रुपये। ये सीपी है। नेक्स्ट में हमसे कह रहा है 20 की दर से बेच दिए, 20 का जो एसपी होगा ये भी कितने रुपए होगा? 1 रुपये। ठीक। हमसे कह रहा है लाभ % हमें ज्ञात करना है। तो देखो ऐसे सवालों के लिए बहुत इजी सी बात है, शुद्ध प्रॉफिट एंड शुद्ध लॉस तब होता है जब व्यक्ति जितनी वस्तुएं खरीदे उतनी वस्तुएं बेच दे, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि पता चला 2-4 वस्तु वो अपनी जेब में डाल ले, ये शुद्ध प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि वो वस्तुओं की संख्या जो होगी वो उसके प्रॉफिट के बराबर होगी। तो ऐसी कंडीशन में हमें करना क्या है कि सीधी सी बात है, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल आपको अगर मैंने 100 रुपये दिए, मैंने कहा व्यापार करके आओ, तो आप ये कहोगे कि मैं जो भी चीज़ें खरीदूंगा, मैंने अगर आपको 100 रुपये दिए हैं तो अंत में आपके पास रुपये ही होंगे, ना कि कुछ वस्तुएं भी जेब में डाल के आओगे, ठीक है। वो कंडीशन तब होगी, सीधी सी बात है, जितनी वस्तुओं को खरीदेंगे उतनी ही बेचेंगे। तो अगर हमने कहा इसने 25 खरीदी हैं तो ये उसी दर में पूरे बेचेगा। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट पे समझो, इनकी दोनों की संख्या करोगे हम बराबर, कोई फॉर्मूला नहीं रट्टा मारना, ठीक है, बहुत इजी। देखो कि अगर हमने कहा 25 खरीदी 20 बेची, तो हमें तो करना क्या है, सारी खरीदनी है और सारी बेचनी है। तो अगर हम इसमें देखें दोनों की संख्या को बराबर करें, इधर 4 से गुणा, इधर 5 से, दोनों एलसीएम पे बराबर होंगी, तो इधर पे भी 4 से गुणा, इधर से पे भी 5 से गुणा। अगर हम देखें तो हमने 100 वस्तुओं को खरीदा है, कितने में?
₹4 में, और 100 को बेच दिया कितने में, ₹5। बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ, ₹1 का प्रॉफिट हुआ। कहाँ से, 4 से। और ₹1 का प्रॉफिट इंटू 100%, ये आपके 25% के बराबर होगा। ऐसे सवालों के लिए कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को मान के रखो। चाहे जितने प्रकार की वस्तुएं खरीद लें, चाहे जितने प्रकार में बेचते, सेम यही कॉन्सेप्ट लगाओगे। सारी वस्तुओं को खरीदो, इक्वल संख्या में खरीदो या इक्वल रुपए में। दो प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, या तो संख्या को बराबर कराएगा या रुपयों को बराबर कराएगा। क्लियर सी बात है। नेक्स्ट पे देखो, नेक्स्ट में फिर पाई चार्ट का सवाल आ गया। हमसे कह रहा है 5 उत्पाद ABCDE को मात्रावार बिक्री वितरण दिया गया है, जो कि टोटल पूरा पाई चार्ट है। आपको किस में दे रहा है, अंश में दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है, सवाल पढ़ लो, सवाल के अकॉर्डिंग आंसर बनाएंगे हम लोग। कह रहे यदि वर्ष 2006 में उत्पाद डी कितनी यूनिट खर्च करता हो, बेची है 1500 यूनिटें बेची गई हैं, तो 2017 में कंपनी द्वारा बेची गई यूनिटों की कुल संख्या वर्ष 2006 में बेची गई यूनिटों की संख्या की तुलना में 18% अधिक है। तो वर्ष 2017 में कंपनी द्वारा बेची गई कुल यूनिटों की संख्या, सीधी सी बात है, अगर डी ने 1500 यूनिटें बेची हैं तो डी का अंश में मान कितना है, 100 अंश, और 100 अंश की वैल्यू कितनी है, 15 की। तो एक अंश का डाटा जो हमें पता है, एक अंश का मान 15 यूनिट के बराबर है। आपको पता है टोटल जो डिग्री होता है इस सर्किल में, कितनी डिग्री हो, 360। तो 360 पे जो खर्चा आएगा, यूनिटें टोटल कितनी बेचेगा, ये कब है, 2016 की। 2017 में कह रहा है 18% की वृद्धि हुई है। 18% वृद्धि कर दो, 118/100। अगर हम इसे काट दें, 0 से 0 खत्म, 5 2 बार, ये 3 बार, 2 से काट दो, 18 18 3 54 गुणे 118। देखो भाई, 8 चुको 32, 2 कहीं पे मिला, ये मिला। तो हम लोग यूनिट प्लेस वैल्यू से बना लेंगे, क्योंकि इसका इकाई का अंक कितना होगा, 8 चौको 32, 2 आएगा, तो 2 के लिए हमारा 63/72 आंसर होगा। नेक्स्ट दूसरा सवाल देख लो। इसी में हमसे कह रहा है कि कंपनी द्वारा उत्पाद ए की 320 यूनिटें बेची गई तथा कंपनी द्वारा एक साथ उत्पाद बी और ए की कितनी यूनिटें बेची गई। देखो, उत्पाद ए हमारा कितनी यूनिट है, 320 यूनिट, और 320 यूनिट यानी कि 50 अंश की जो वैल्यू है वो बराबर है 320 यूनिट के। तो हमसे किसका पूछ रहा है, उसी में बी और ई का पूछ रहा है, बी और ई। ठीक है, कितना होगा, 90 यूनिट। तो हम कैसे, बहुत चूंकि इसलिए लगाओ कि चूंकि 50 यूनिट बराबर इतना है, तो 90 यूनिट बराबर 320 गुणे 90/50। 0 से 0 काट दो, इसे काट दो, 64 टाइम्स चौको 36, 576 हमारा आंसर हो जाएगा, 576। क्लियर। नेक्स्ट में देखो, 90 नंबर हमसे कह रहा है 2016 में यदि कुल यूनिटों की संख्या इतनी है, कुल यूनिटें इतनी बेची गई हैं, तो उत्पाद डी की कितनी यूनिट बेची गई। तो 14616 गुणे डी, देखो भाई कितना है, डी की डिग्री कितनी है, 100 और बटे 360। 0 से 0 काट दो, इससे भाग दे दो, 36 चौको 144, कितना 2, 36 छक्का 216, 46, 460, 4660। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4060 टोटल। क्लियर ना। तो ये हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखो, रोहन ने एक कुर्सी 40% हानि पर बेची। कुर्सी का विक्रय मूल्य 900 रुपये। देखो, अगर इसने 40% हानि पर बेची है तो बेची कितने में होगी, 60%। 60% बराबर 900। बहुत इजी सवाल है। तो हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है 100%, 900/60 गुणे 100। ठीक है, ये 3 बार, ये 5 बार, ये 3, 5 दिया 1500। तो उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो होगा 1500। नेक्स्ट में देखो, एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर रियान को 10% की हानि होती है। 12% लाभ अर्जित करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य में बेचना होगा। सेम वही कंडीशन है कि 10% की हानि हुई है तो 90% में बेचा होगा। 90% का मूल्य 450 के बराबर है। 12% लाभ मतलब 112%।
तो 450 बटे 90 गुणे 112, 0 से 0 ये कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, 12 पंचे 60, 560 रुपये हमारा क्या होगा उस वस्तु का विक्रय मूल्य। बहुत इजी है, कोई फॉर्मूला नहीं, कॉन्सेप्ट पे काम करो भाई। 10% की हानि हुई है तो कितने में बेचा होगा, 90% में, खत्म सवाल। 1% का डाटा निकाल लो, बाकी आपसे कुछ भी पूछ ले, हानि लाभ इतना सब निकाल लोगे तुम लोग, बहुत होशियार बंदे हो तुम लोग, सब फाइंड कर लोगे। नेक्स्ट में देखो, एक राशि साधारण ब्याज पे 3 वर्षों में 2286 रुपये में तथा 4 वर्षों में 2448 रुपये हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना। सीधी सी बात है यार भाई, 3 वर्षों में साधारण ब्याज इतना मिला है, ठीक है, सॉरी 3 वर्षों की साधारण ब्याज में इतने रुपए हो जाती है। अच्छा, राशि यानी कि टोटल अमाउंट 3 वर्षों में इतने रुपए हो गया और 4 वर्षों में इतने रुपए हो गया। भाई जितना बड़ा होगा वो ब्याज ही तो बड़ा होगा, क्लियर सी बात ना। तो अगर हम यहाँ देखें तो 3 वर्ष में ये धनराशि हो गई 2286 और 4 वर्ष में ये धनराशि कितनी हो गई 2448। तो यहाँ पे जो 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज है वो निकल आएगा 1 ईयर का इंटरेस्ट, ठीक है। और अगर इंटरेस्ट की बात करें तो घटा दो, 8 में से 6 गए 2, 14 में से 8 गए 6 और इधर 162 रुपये। 162 रुपये उसे क्या मिला, 1 साल का ब्याज। चूंकि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है तो हमें प्रिंसिपल की आवश्यकता पड़ेगी। तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, अब देखो इस राशि पे 3 साल का ब्याज इंक्लूडेड है, इस राशि पे 4 साल का ब्याज इंक्लूडेड है, तो 3 साल का ब्याज निकालना। चूंकि 1 साल का ब्याज 1 साल का ब्याज 162 रुपये है, तो 3 साल का ब्याज ये होगा 16 या 48 86, ठीक है। ये हमारा आ गया, ये आ गया 3 इयर्स का इंटरेस्ट। ध्यान से समझो इस सवाल को, ठीक है। ये 1 साल का ब्याज था, ये 3 साल का ब्याज है। अगर 3 साल का ब्याज, अब अगर हम प्रिंसिपल निकालना चाहते हैं तो हम कहें कि 3 साल के मिश्र धन में, ठीक है, क्या है मिश्र धन यानी कि अमाउंट में 2286 में हम अगर 3 साल के ब्याज को घटा दें 486 को, तो हमें प्रिंसिपल मिल जाएगा अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, कितना हुआ 0 0, 22 में से 4 गए 18, क्लियर ना। अब हम देख लेंगे इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट की 162 रुपये मिला, 1800 का कितना परसेंट है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगी 162/800 इंटू 18 नम्मा 162, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगी वो होगी 9%। देखो बेसिकली समझ आया मैंने आपको कि 1 ईयर का इंटरेस्ट निकाल लो। 1 ईयर के निकालने के बाद चूंकि 3 साल का अमाउंट और 4 साल का अमाउंट दे रहा है तो 3 साल के अमाउंट निकाल लो। तो 3 साल की अमाउंट से अगर हम 3 साल के इंटरेस्ट को हटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा प्रिंसिपल। अब 1800 रुपये की धनराशि पे अगर 162 रुपये ब्याज दिया जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें मिल जाएगी 18 नम्मा 162, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी 9%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x की एक राशि 8% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 19.2 रुपये 20 रुपये है, तो x का मान ज्ञात करो, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो हमें क्या निकालना है प्रिंसिपल, ठीक, बहुत इजी। अगर हम चर्चा करें जब भी कभी हमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर देता है और रेट परसेंट देता है, तो एक तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं कि P बराबर P इज इक्वल टू D इंटू 100 स्क्वायर बटे R स्क्वायर, ठीक है, बहुत इजी। ये फॉर्मूला लगा सकते हो ओनली 2 ईयर्स, बस याद रखो कि ये बाउंडेड रहेगा ओनली 2 ईयर्स के लिए, क्लियर। अब अगर हम यहाँ देखें तो 19.20 इंटू 100 बटे कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, 8 गुणे 8 अट्ठी 64 1 2 अट्ठी 64 और 64 दिया 192, 30 आएगा 1 2 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 30 गुणे 1000 करेंगे तो 3000 हमारा आंसर होगा, ठीक है। दूसरा तरीका बहुत ईजी, अगर हम कहें 1 साल का साधारण ब्याज 8 रुपये, दूसरे साल का ये सिंपल इंटरेस्ट होगा, पहले साल का और दूसरे साल का। लेकिन अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो 8 अब इस 8 पे हमें चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ेगा, चूंकि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट दिया जाता है उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से,
तो 8 इंटू 8/100, जो डिफरेंस होगा वो इस यूनिट के बराबर होगा। हम कहेंगे 68/100 यूनिट बराबर है 19.2 के। तो एक यूनिट कितने के बराबर, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 64 से भाग दे दो, 0.3 गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 30। एक यूनिट 30 के बराबर। अब आपको पता है प्रिंसिपल जो होता है वो 100 यूनिट, तो 100 से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 30,000 रुपये। ठीक है, हमेशा याद रखो जब 2 ईयर्स के लिए होगा तो रेट स्क्वायर R² 100 उस डिफरेंस के बराबर होता है। तो 100 यूनिट निकाल लेना, ये 1 यूनिट की वैल्यू होती है। नेक्स्ट पे देखो, P और Q मिलकर एक काम को 40 दिन में, P अकेला उसी काम 60 दिन में कर सकता है, तो Q उसी काम को 3/4 भाग अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो हमें पता है P प्लस Q मिलकर एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है, P उसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। तो एलसीएम 120, 3 और 2, तो Q अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। अब बताओ P प्लस Q दोनों मिलकर 3 यूनिट और Q अकेला 2 यूनिट, तो P अकेला 2 यूनिट, तो Q कितना काम करेगा, Q एक काम करेगा, 3 में से 2 गए 1। ये आ गई हमारी Q की इफिशियंसी। ठीक है, अब Q उसी काम का कितने काम, 3/4, तो 3/4 निकाल दो, 4 3 बार 30 3 90, 90 कार्य को अगर 1 यूनिट से करेगा तो टोटल 90 दिन लगेंगे। क्लियर। नेक्स्ट पे देखो, 7 जल में एक मोटर बोट की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे है। नाव 4 घंटे 30 मिनट में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है और वापस आ जाती है। धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है और वापस आ जाती है, तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि अगर हम यहाँ पे जा रहे हैं और आ रहे हैं, ठीक है, तो अगर हमने कहा डी डिस्टेंस को हम शांत जल धारा के अनुकूल जाएंगे तो लगने वाला समय ये होगा, और जब वापस आएंगे तो लगने वाला समय ये होगा, और टोटल समय कितने आवर के बराबर, टी आवर के। उठा के वैल्यू रख दो, 30 किलोमीटर गया 15 प्लस एक्स से, 30 किलोमीटर गया 15 माइनस एक्स से, और इसे लगे 4.5 घंटे का समय, यानी कि 9/2। ठीक है, अगर एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो निकाल सकते हो, या फिर आप लोग सेटिस्फाई कर लो कोई वैल्यू पुट करके। ठीक है, अगर हम देखें तो 5 पुट कर दें तो 5 20 1.5 घंटे और 3.5 घंटे। ठीक है, अगर x इज इक्वल टू बाई ऑप्शन हम 5 यूनिट रख दें, क्योंकि यहाँ से अगर हम देखें तो द्विघात समीकरण मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर सी बात ना। तो ऐसी कंडीशन में आप लोग बाई ऑप्शन ट्राई कर दो। यहाँ 5 रखेंगे तो ये 20 हो जाएगा, 20 का भाग देंगे तो 1.5, और यहाँ पे ये हो जाएगा 10, और 10 का भाग देंगे तो 3, और दोनों को जोड़ोगे तो 4.5 घंटे के बराबर। तो हमें 5 आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट में देखो, हमसे कह रहे हैं दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का क्रमशः 21, यानी कि एचसीएफ आपका 21 और एलसीएम आपका 84 है। कह रहे हैं दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है, 1:4 है। तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या होगी, देखो अनुपात दिया गया है। अब आपको पता है जो संख्याएं होती हैं वो अनुपात इंटू एचसीएफ के बराबर होंगी। तो पहली संख्या मिलेगी 1 इंटू 21, और दूसरी संख्या होगी 4 इंटू 20। तो हमसे कह रहा है तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी, बहुत आसान सा सवाल, 84 हमारा आंसर होगा। क्लियर। और अगर आप लोग बाई ऑप्शन भी ट्राई करना चाहो तो चूंकि एचसीएफ है 21, और आपको पता है कि हर एक संख्या एचसीएफ से क्या होती है, पूर्णतः विभाजित होती है। बताओ भाई, क्या कोई इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन, कोई भी क्या 21 से विभाजित है, 21 से, और जब 21 से विभाजित नहीं है तो वो संख्या भी ये तीनों नहीं हो सकती। बाई ऑप्शन आप 84 मार सकते हो। नेक्स्ट में देखो, 15 व्यक्ति किसी काम को 5 दिन में का समय लेते हैं, तो 25 व्यक्ति उसी काम को, बहुत इजी एमडी कांस्टेंट पे सवाल है। ठीक है, ये 15 व्यक्ति करते हैं इस काम को 5 दिन में, तो 25 व्यक्ति इस काम को कितने दिन में करेंगे, 25 या 75, 3 दिन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट में कह रहा है वही सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 126, 224, 608 को विभाजित करने पर क्रमशः 2, 7 और 19 शेष बचता है। इसका कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है कि एक बड़ी से बड़ी संख्या जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन संख्याओं का, जब इस पे भाग दिया तो 2 शेष बचा,
इस पे भाग दिया तो 7 शेष बचा, और इस पे भाग दिया तो 19 शेष बचा। अगर हम कहें 126 में से 2 घटा दें तो 124 वही संख्या होगी जो उस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होगी। सेम अगर हमने कहा 224 में से 7 घटा दें तो ये मिलेगा आपको 217, ये वो संख्या होगी जो उस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होगी। सेम ऐसे ही अगर हम कहें 608 में से अगर हम 19 घटा दें तो 18 में से 9 गए 9, और यहाँ बचा 9, 180 यानी 589, ये वो संख्या होगी कि जब हम उस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित करेंगे। अगर हम देखें तो 124 के फैक्टर, अब इन सभी संख्याओं को क्या निकालो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, और एचसीएफ क्या हो, इन सभी संख्याओं को विभाजित करता हूँ। ठीक है, तो देख लो भाई कितना मिलेगा, 21, 24, 31। अगर देखें तो 31 इन सबका डिविजिबल है कि 31 से भाग देंगे ये 4 टाइम, 31 से भाग देंगे 7 टाइम, 31 से भाग देंगे तो ये 19 बार, पूरा खत्म हो जाएगा। क्लियर सी बात, क्योंकि ये लिखा हुआ है 31 मल्टीप्लाई 4, ये लिखा हुआ है 31 मल्टीप्लाई 7, और ये लिखा हुआ है 31 मल्टीप्लाई 19, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तीनों में कितना है 31, तो हम कहेंगे 31 वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी कि इन सभी संख्याओं को विभाजित करने, अगेन आ गया, विभाजित करने पर पूर्णतः विभाजित हो। नेक्स्ट में हमसे कह रहे हैं दिए गए विकल्पों में से सह अभाज्य जोड़ी को पहचानिए। सह अभाज्य जोड़ी, इसका मतलब होता है कोप्राइम, कोप्राइम, और कोप्राइम युग्म वह होता है जिन युग्मों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो, 1 हो, मतलब उनमें कोई भी संख्या कॉमन ना हो। क्लियर ना, इन कोप्राइम युग्म का या कोप्राइम जोड़ी की बात करें तो इनका जो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो कितना होना चाहिए, 1, मतलब इन दोनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। ये जो पेयर होगा ये पेयर अभाज्य अभाज्य संख्याओं का हो सकता है, ठीक है, भाज्य अभाज्य संख्याओं का हो सकता है, सम विषम का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस याद ये रखना है कि यहाँ पे उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो, 1। अब देखो यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ पर 7 कॉमन है, यहाँ पर 4 कॉमन है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 16 और 25। नेक्स्ट देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमसे कह रहा है कि कुछ चम्मच ग्लास है, स्लॉक्स का सवाल है कि स्टेटमेंट हमसे कह रहा है कुछ चम्मच ग्लास हैं। देखो भाई, ये भाई चम्मच हो गए, ये हमारे ग्लास हो गए। कह रहा है सभी थालियाँ ग्लास हैं, थालियों को अंदर डाल दो, ये हमारी प्लेट्स या थालियाँ हो गई जो क्या है, ग्लास है। ठीक, अब देखो हमसे निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ गिलास थालियाँ हैं, कुछ गिलास थालियाँ हैं। देखो हमें आपको पढ़ा के रखा है कि जब हम इस डायरेक्शन में अंदर घुसेंगे तो हमें याद रखना है कि हम कुछ वाले हमारे कंक्लूजन क्या होंगे, सही होंगे, लेकिन जब बाहर की ओर जाएंगे तो कुछ एंड ऑल सब सही होते हैं। तो कुछ गिलास थालियां हैं तो गिलास थालियां हैं, ठीक है, ये सही होगा। नेक्स्ट दूसरा क्या है, कुछ गिलास चम्मच हैं, कुछ गिलास चम्मच, ये भी सही है। तो हम कहेंगे दोनों निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। नेक्स्ट पे देखो, साहिल 300 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, वह कुछ समय के लिए 75 किलोमीटर की चाल से यात्रा करता है और शेष समय के लिए 55 किलोमीटर की यात्रा करता है। अधिक गति से साहिल ने कितनी दूरी तय की। बहुत बेसिक लगाओ इस सवाल को, बहुत ईजी। माना कि डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, मान लो टोटल डिस्टेंस 300 है, इसको 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक ये डी डिस्टेंस कितनी किलोमीटर की चाल से जा रहा है, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, और शेष डिस्टेंस यानी कि 300 माइनस डी डिस्टेंस कितने की चाल से गया, 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल। तो इससे टोटल यात्रा में कितने घंटे का समय लगा, 5 घंटे का। ठीक है, बहुत बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व कर लो, एलसीएम लेके निकाल दो। एलसीएम कितना आएगा, 5 गुणे 15 गुणे 11, 75 से 75 खत्म, 11D 11D, और प्लस 55 से 55 खत्म, 15 बचा, तो 15 तिया 45, 450 माइनस ये हो जाएगा आपका 15D इंटू 5। अगर हम यहाँ देखें तो हमें मिला -4500 माइनस 4D बराबर, ये देखो 75 गुणे 55 कर लो, 75 गुणे 55, तो इसको पक्षांतर कर दो बराबर, ये इधर करो 55 पंचे 175, 275 5 7 25 7 35, 5 7 35, 385,
और 27 385, 4 5 12 की 2 हाथ चलाई 1 3 4 432 432 बराबर 4D। गलत हो गया क्या कहीं? 75 11D 11 25 55 15D, तो 4D बराबर इतना। अच्छा समय है, सॉरी। तो अगर हम देखो 4D इज इक्वल टू ये हमें मिला 175, तो D बराबर 175/4, ये हमारी टोटल डिस्टेंस आ गई। अब हमसे कह रहा है वो मैक्सिमम यानी कि अधिकतम चाल वाले से कितने घंटे उसने यात्रा की। तो अब समय पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये मिलेगा आपको 175/4 गुणे 75। तो अगर हम इसे काटें 25 से काट दो, 25 सत्ते 175, 25 पंचे 25 तिया 75, यानी कि 7/12। कहीं तो मिस्टेक हो गई। पचहत्तर खत्म, 55 खत्म, 15 से गुणा 15 तिया 45 इंटू 5D, 300 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है। कोई नहीं, एलिगेशन लगा दो, पता नहीं कहाँ मिस्टेक हो रही है, दूसरा कॉन्सेप्ट यूज कर लो, छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही कहीं, बेसिक लगा दो। हमसे कह रहे हैं 300 किलोमीटर, देखो ये हो गई 75 किलोमीटर प्रति घंटे, ये हो गई 55 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक। और टोटल उसकी यात्रा की टोटल चाल कितनी है 300/5 मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटे, ये हो गई औसत चाल। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये यूनिट कितना आ गया 15 और ये कितना आ गया 5, तो अनुपात कितना मिला 1:3, ठीक है। अब अगर हमसे कह रहे हैं तो ये याद रखना है कि जब हम यहाँ पे स्पीड रखेंगे तो जो अनुपात मिलेगा ये टाइम का मिलेगा। तो हमसे कह रहा है साहिल ने अधिक गति से, कितनी अधिक गति से 1 यूनिट टोटल कितने में 4 में और टोटल दिया है 5, तो हमें मिलेगा 1 घंटे 15 मिनट, ये आंसर होगा। एलिगेशन लगा दो, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट में हमसे कह रहे हैं सभी चित्र सुंदर हैं, सभी चित्र हैं वो सुंदर हैं, ये पिक्चर हो गए, ये ब्यूटीफुल हो गए। नेक्स्ट में कह रहे हैं सभी सुंदर शानदार हैं, जो ये सुंदर हैं ये सब शानदार हो गए, फैबुलस, ठीक है। नेक्स्ट में हमसे कह रहे हैं सभी चित्र शानदार हैं और कुछ शानदार सुंदर हैं, दोनों निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। सेम उसी पैटर्न पे सवाल आ गया कि जब सभी सभी के स्टेटमेंट होते हैं तो कुछ कुछ कैसे होते हैं, सही होते हैं। नेक्स्ट पे देखो भाई, मयंक 7.5 किलोमीटर की दूरी अधिक तय करता है यदि वह प्रति घंटे 4 किलोमीटर की बजाय 9 किलोमीटर चलता। सीधी सी बात है, पहले 4 जा रहा था अब 9 जा रहा है, तो कितनी ज़्यादा जाता 5 यूनिट, और 5 यूनिट बराबर है 7.5 किलोमीटर के, तो 1 यूनिट बराबर है 1.5 के। तो हमसे कह रहा है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी वास्तव में कितनी है, वास्तव में तय की गई दूरी 1.5 यानी कि 6 किलोमीटर की दूरी वास्तव में तय करता है, ठीक है। अगर वो 9 किलोमीटर की घंटे की वजह से जाता तो फिर 7.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा रहता। नेक्स्ट में है उत्तर के सम्मुख एक व्यक्ति 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है और फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, तो अब वह किस दिशा में सम्मुख में है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें दक्षिणावर्त और वामावर्त, दक्षिणावर्त मतलब होता है क्लॉकवाइज और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो 270 डिग्री अगर कोई क्लॉकवाइज जाएगा और फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आएगा, तो रिजल्टेंट हमें जो मिलेगा 180 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लियर सी बात। अब 180 कोई घूमेगा तो 180 अंश में जस्ट आपको पता है कि 2 बार लेफ्ट या 2 बार राइट में मिलेगी, ठीक है। तो सीधी सी बात है अपोजिट डायरेक्शन मिलेगी, इसका मुंह उत्तर की ओर है तो अब उसका मुंह किस दिशा की ओर होगा, दक्षिण की ओर, क्लियर सी बात ना। 180 डिग्री पे हमेशा अपोजिट डायरेक्शन प्राप्त होती है। नेक्स्ट में हमसे कह रहे हैं कि प्लस का अर्थ है गुणा, प्लस का अर्थ है
गुणा, गुणे का अर्थ है माइनस, भाग का अर्थ है प्लस, और अगला हमसे कह रहे हैं माइनस का अर्थ है छपाड़ी, भाग लिख लेते हैं क्योंकि भाग ही नहीं दिया, भाग है तो हमें इस स्टेटमेंट को देखना है। बस सिंबल चेंज कर लो, देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस को लगा लो भाग, यहाँ भाग है तो भाग को लगा लो प्लस, प्लस है तो प्लस को लगा लो गुणा, गुणा है तो गुणा को लगा लो माइनस, और प्लस है तो प्लस को लगा लो गुणा। अब आपको बॉड मास यूज कर लेना है, तो सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा, तो 25 का भाग 100 में दे दो तो कितना मिलेगा, 25 का भाग अगर हम 100 में देंगे तो 25 चौको 100 प्लस 7, इधर मल्टीप्लाई होगा 210 माइनस इधर मल्टीप्लाई होगा 18, तो 18 देखो ये कितना हो गया 214 माइनस 18, तो 14 में से 18 गए कितना बचेगा 4, 196, 196 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट में देखो x और y एक साझेदारी इस प्रकार शामिल है कि x की निवेश का 5 गुना, पढ़ते जाओ सॉल्व कर दो, x के निवेश का 5 गुना, x के निवेश का 5 गुना, और कह रहा है हमसे y के निवेश का 7 गुना बराबर है, तो y के निवेश का 7 गुना दोनों कैसे हैं बराबर। तो अगर हम इनकी पूंजियों के अनुपात की बात करेंगे तो x अनुपात y, ये इधर जाएगा ये उधर जाएगा, तो x अनुपात y मिलेगा 7:5, मतलब इनने अपनी पूंजियों को 7:5 की पूंजियों में निवेश किया। यदि हमसे कह रहे हैं इनको लाभ जो टोटल हुआ है वो कितने का हुआ है 12,000 रुपये का, तो x का हिस्सा कितना है, तो देखो सीधी सी बात है कि जो पार्टनरशिप होती है उसमें आप लोग जितनी पूंजी लगाएंगे उसी अनुपात में लाभ को डिवाइड करना है, ठीक है। तो अगर हमने कहा कि पूंजी यहाँ पे देखें तो कितना है 7:5 में, तो लाभ भी उनको 7:5 में ही मिलेगा। x का हिस्सा x ने कितने में लगाए 7, टोटल कितना है 12 यूनिट बराबर है 12,000, तो एक यूनिट 1,000 की होगी, तो 7 यूनिट 7,000 के बराबर होगी। नेक्स्ट पे देखो हमसे कह रहा है कि आपका स्टेटमेंट आ गया, देखो ध्यान से समझो, अनिद्रा के उपचार के लिए व्यक्तिगत तौर पर अनुकूलन स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाई जानी चाहिए जिससे वे अधिक आराम प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि अगर अनिद्रता की समस्या है उपचार के लिए, तो हमसे कह रहे हैं व्यक्तिगत आम तौर पर अनुकूलन स्वस्थ जीवन शैली अपनाई जानी चाहिए जिससे वे अधिक आराम प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट में हमसे कह रहे हैं हाँ, एक कह रहा है हाँ, तनाव अनिद्रता का एकमात्र कारण है, ठीक है। ये बिल्कुल गलत सी बात है कि एकमात्र कारण तनाव अनिद्रता का एकमात्र कारण है, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, तनाव थोड़ा ना हो सकता है अनिद्रा का एकमात्र कारण, ठीक है। नेक्स्ट में हमसे कह रहे नहीं, कई अन्य कारणों से अनिद्रा हो सकती है, नहीं कई अन्य कारणों से अनिद्रा हो सकती है, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी के साथ हमसे दे रहा है, तो हमसे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, देखो तनाव अनिद्रा का एकमात्र कारण है, एकमात्र कारण नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट में देखो कई और कारण हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी के साथ दे दिया और उसने नेगेटिव दे दिया, तो हम यहाँ पे कहेंगे केवल 2 प्रबल हो सकता है क्योंकि इसने पॉसिबिलिटी लगा दी, ठीक है। तो हम दूसरे के साथ चले जाएंगे, अगर पॉसिबिलिटी नहीं लगाता तो हम यहाँ पे नेगेटिव मार देते। नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं 11 अक्टूबर 2018 को गुरुवार था तो 23 फरवरी 2019 को कौन सा। अब इस सवाल को लगाने के ढेर सारे मेथड हैं, बेसिक भी लगा लो, डेट भी निकाल के लगा लो, जब इतना नज़दीक का सवाल हुआ करें, इतने नज़दीक का 2018 से 2019 और अक्टूबर से फरवरी, तो आप लोग बेसिक लगाओ, दिन पे काम कर लो ना भाई। यहाँ पे देखो 11 अक्टूबर की बात हो रही है और 2018 की, तो सीधी सी बात कर लो अभी कितने दिन और हम चलें कि यहाँ तक पहुँच जाएं, और आप लोग क्या रिमाइंडर से काम कर लो क्योंकि हर 7 दिन बाद वही दिन मिलता है। यहाँ पे हमें पता चल गया कौन सा दिन है, थर्सडे। कौन सा दिन है, थर्सडे। अब बताओ 11 अक्टूबर से देखें तो अक्टूबर में होते कितने दिन हैं, 31, कितने दिन होते हैं 31, 11 अक्टूबर में हो गए, अभी कितने दिन बचे, अक्टूबर के बचे 20, नवंबर के बचे 30, दिसंबर के बचे 31,
अगले साल जनवरी के बचे 31 और फरवरी में कितने तारीख, 23 तारीख, 23। बस इतने दिन बाद अगर हम देखें तो देखें कौन सा दिन बचेगा, तो रिमाइंडर पे काम कर लो। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 से भाग देंगे तो 6, यहाँ से रिमाइंडर देखें तो 2, यहाँ से देखें तो 3, यहाँ देखें 3 और यहाँ रिमाइंडर देखें 2। आपको पता है हर 7 दिन बाद वही दिन मिलेगा, तो 4 3 7, कितना बचा, 9 दिन। और 9 दिन में अगर रिमाइंडर की बात करें तो 2 दिन रिमाइंडर। तो बहुत इजी, देखो कि अगर यहाँ पे गुरुवार था तो 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 2 दिन बाद आपका शनिवार होगा। बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार और शनिवार, 2 दिन रिमाइंडर है, 2 दिन रिमाइंडर के साथ हमें शनिवार मिल जाए। ये देखो सेम उसी पैटर्न पे सवाल आ गया कि गुणा को माइनस कहें, प्लस को भाग कहें, भाग को गुणा कहें, सॉरी माइनस होगा यहाँ पे, माइनस को गुणा कहें और भाग को माइनस दे रहा है, भाग दे रहा है, गुणा दे रहा है, यहाँ पे प्लस होगा। ठीक, तो हमसे कह रहे हैं इसका आंसर क्या होगा, बना लोगे, आसान से सवाल है, कर लोगे आप लोग। नेक्स्ट पे देखो हमसे कह रहा है कि निम्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। दर्पण प्रतिबिंब ऐसे पलटा दो और जब ऐसे फ्लिप करेंगे तो सीधी सी बात है, जो ये है ये इस साइड आ जाएगा, आंसर ए ऑप्शन। ठीक है, ये दोनों तो कभी हो ही नहीं सकते। ठीक है, बस ये लगा दो। नेक्स्ट देखो, एक टैंक को 5 घंटे में नल ए भर सकता है और नल बी 8 घंटे में भर सकता है। नल सी 10 घंटे में भरे हुए टैंक को खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोला जाए तो टैंक को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा। सीधा सा आप एलसीएम लगा दो, बी एंड सी, ये कितने घंटे में, 5 घंटे में, ये 8 घंटे में और ये 10 घंटे में खाली कर सकते हैं। खाली मतलब नेगेटिव एफिशिएंसी के साथ, एलसीएम मिलेगा आपको 40। तो ये कितना भरेगा, 8 भाग, ये कितना भरेगा, 5 भाग, और ये खाली करेगा कितना भाग, 4 भाग। तो अगर हम देखें तीनों को एक साथ खोलें तो ये 8 भाग भरेगा, ये 5 भरेगा, तो टोटल कितना भरेगा, 13, और 13 में से ये खाली करेगा 4, तो टोटल रिजल्टेंट हमें 9 भाग भरेगा। अब देखो एफिशिएंसी टोटल कितनी है, 40 की और बटे 9, तो पूरा टैंक 40 बटे 9 घंटे में भर जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, कह रहा है हैप्पीली एक शब्द दिया गया है, शब्द के प्रत्येक स्वर को उसके अगले अक्षर से और प्रत्येक व्यंजन को उसके पिछले अक्षर से बदला जाए तो कौन सा अक्षर 2 बार आएगा। सेम आपको पता है कि अगर हम यहाँ पे चर्चा करें वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट की, ठीक, तो आपको पता है ये सारे सब क्या हैं, ये सब कॉन्सोनेंट है। ठीक है, कॉन्सोनेंट को हमें बदलना है उसके पिछले अक्षर से, पिछले अक्षर से, एच के पिछले जी, पी के पिछले में क्या आएगा, कॉन्सोनेंट को कॉन्सोनेंट से तो कह नहीं रहा, पिछले अक्षर से बदल दो, पी और ओ पी, पी आई सॉरी एल, एल के पीछे क्या आएगा, के, और वाई के पीछे क्या आएगा, एक्स। ए को बदलो, ए को उसके अगले अक्षर से, तो अगले अक्षर से बी, यहाँ पे जे, ये दोनों आपके क्या है, वॉवेल है। तो हमसे कह रहा है कौन सा अक्षर 2 बार आएगा। सीधी सी बात है, जो अक्षर 2 बार होगा वही अक्षर 2 बार आएगा, ओ, खत्म। नेक्स्ट में देखो, कह रहे हैं निम्न समांतर श्रेणी में पहले 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये समांतर श्रेणी है एपी, और एपी का फॉर्मेट देखो 1 3 1 3 5 7 9। अगर हम ये देखें तो ये आपको जो एपी बनी हुई है ये किसकी बनी हुई है, ऑड नंबर्स की। किसकी बनी हुई, ऑड नंबर्स की। ठीक है, अब बात होगी हमें इसके 10 पदों का योगफल। ठीक है, अब इसको देखो, एक तो फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, बहुत इजी तुम लोगों को समझाता हूँ मैं कि अगर हमें यहाँ पे एपी दे रहा है 1 3 5 7 9, तो सीधी सी बात है पहला पद ये है, अंतिम पद और निकाल लो। ठीक है, अंतिम पद कैसे निकलोगे, तो देखो जब भी कभी हमें ऑड नंबर से, तो ऑड नंबर्स का जो पैटर्न होता है वो होता है 2n-1 का। जिस नंबर की चाहिए हो n बराबर 1 रख, वो वैल्यू रख दो, मिल जाएगा। तो अगर हमने कहा पहला पद निकालना है तो n बराबर 1, 2-1 1 मिलेगा, 2 रखो, 4-1 3 मिलेगा। तीसरा पद देखें, 3 दूनी 6 और 1 1 करेंगे तो 5 मिलेगा। तो ऐसे ही अगर हमने 10 पदों की बात करें तो 10वां पद मिलेगा क्या, 10 दूनी 20, 2 गुणे 10 -1 कितना मिलेगा, 19। 19 जो होगा वो हमारी इस श्रेणी का अंतिम पद होगा। क्लियर सी बात ना। अब कह रहे हैं 10 पदों का योगफल, तो हम कहेंगे पहला पद
प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2 गुणे पदों की संख्या। ये कितने बार? 5 बार। 20 पंचे 100। ये देखो बेसिक कॉन्सेप्ट जो हर एपी सीरीज पे काम करेगा अगर हमें वहाँ पे प्रथम पद और अंतिम पद मिल जाता है। क्लियर है? आपको कोई भी संख्या का मल्टीपल हो, ठीक है, किसी भी संख्या की मल्टीपल की बात हो रही हो, ठीक है, आपका समांतर सम संख्याएं हो, विषम संख्याएं हो, ठीक है, या किसी भी संख्या के मल्टीपल्स की चर्चा हो, आप लोग बहुत इजी योगफल निकाल सकते हो सिर्फ पहले और अंतिम पद से। दूसरा कंडीशन देखो, आप लोग ऑड नंबर का योगफल का फॉर्मूला भी याद कर सकते हो कि सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स की बात करेंगे तो ये होता है एन स्क्वायर। कितना होता है फॉर्मूला? एन स्क्वायर। कितने पद हैं? 10 पद हैं और 10 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है? 100। आप लोग ऐसे भी मान सकते हैं, ठीक है, क्लियर ना? प्रथम एन ऑड नंबर्स का योगफल कितना होता है? एन स्क्वायर। और जो ये कॉन्सेप्ट है ये आपका फर्स्ट से नहीं है, प्रथम से नहीं है, कहीं से भी कहा जाए, बस आप लोग पहले पद और अंतिम पद डिवाइड बाई 2 इंटू पदों की संख्या लगा दोगे तो आंसर मिलेगा। नेक्स्ट में देखो, एक समचतुर्भुज का परिमाप 56 सेंटीमीटर है। कह रहा है इसके विकर्ण में से एक विकर्ण की लंबाई 26 दे रहा है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई 30 है। देखो समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि इसके दो विकर्ण जो होते हैं वो आमने सामने के, जब दोनों विकर्णों को हम ऐसे विभाजित करेंगे तो इन दोनों को वो बराबर भागों में विभाजित करेंगे। देखो परिमाप, सभी भुजाएं कैसी हैं? बराबर होती हैं। 56 है, 56 में 4 से भाग दे दो, 14 चौको 56, मतलब प्रत्येक भुजा का मान कितना होगा? 14 सेंटीमीटर। कोई भी एक विकर्ण मान लो जो 26 है तो 26 का हाफ कितना होगा? ये भी 13 होगी और ये भी कितनी होगी? 13। अगर हम यहाँ पे इस राइट एंगल ट्राइंगल पे काम करें, इस राइट एंगल ट्राइंगल पे काम करें तो हमें पता है कि ये क्या है? ये तो ये कर्ण का काम करेगा, ये आधार का, आप लंब निकाल लो, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो 14 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर ये हमारे क्या होगा? इधर का मान होगा, या इसको x मान लो। तो अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी? एक बार जोड़ दो 27 और एक बार घटा दो 1, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3√3 ये वाला मान, और विकर्ण की लंबाई जस्ट इसकी डबल हो जाएगी तो 2 गुणे 3√3 ये मिलेगा हमारे 6√3, ठीक है। तो 6√3 हमारे दूसरे विकर्ण की लंबाई हो। लास्ट में आपसे कह रहा है सरलीकरण, कह रहा है कि ये निम्नलिखित सरलीकरण कीजिए, तो कर दो भैया। सरलीकरण कह रहा है कि 5.6 मल्टीप्लाई 1/3 तो ये मिलेगा 5/18, ब्रैकेट लगा हुआ है, सबको गुणा करके ही लिखते जाओ। 7/3 दूनी 6 माइनस 11/4 12। एलसीएम ले लो भाई, कितना मिलेगा? 18 6 12 36, 18 दूनी 36, 10 6 36 6 7 42 माइनस 12 3 36 11 3 33, तो 52 माइनस 33/36 कितना मिल गया? 15 में से 2 22/36, 22/36 और काट देंगे तो 11/18 हमारा आंसर होगा। अरे सॉरी 52 है, सॉरी 52 में से 33 घटाएंगे 19/36 आंसर, सॉरी, ठीक है ना। तो ये हमारे 35% कंप्लीट हो गए। क्लियर सी बात ना। तो ये हमारा मॉक टेस्ट या यूपीएसआई के एग्जामों में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी, उसके आगे धन्यवाद, ठीक है।